नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, सभी आईएएस अधिकारियों को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, यानी कि आज हम यूपीएससी का जो सिलेबस है, प्री और मेंस दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है उसके तहत हम आज एनवायरनमेंट की बात करेंगे। पर्यावरण परिस्थिति में क्या आते हैं, अधिकतर सवाल यहीं से आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर अधिकतर जो एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो यहीं से आते हैं। जैसे इस बार 2020 का एग्जाम की मैं बात करूं तो प्रीलिम्स पेपर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इकोनॉमी को जोड़कर उसने बहुत सारे सवाल डाल दिए। तो विद्यार्थी क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया। विद्यार्थी कंफ्यूज इसलिए हुआ क्योंकि उसको एनवायरनमेंट प्लस इकोनॉमी को दोनों को जोड़कर उसने कभी पढ़ा ही नहीं, और एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें जोड़ दिया अलग से उसने, यानी कि 3 सब्जेक्टों का मिश्रण करके इतने सवाल दिया वहां पर कि एग्जाम में विद्यार्थी कंफ्यूज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा अपन को नहीं करना है, क्योंकि आपको जो एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट होता है ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, दूसरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, उसके साथ में ये शोधकर्ता और रिसर्च पर भी डिपेंड करता है। यानी कि एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके 4 सब्जेक्टों को कवर करता है, और इसी चीज को आपको समझना है। आज मैं आपको इस क्लास के अंदर सिलेबस बताता हूं, प्रीलिम्स में कहां से सवाल बनेंगे, मेंस में कहां से सवाल बनेंगे, और अपन को क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन सब चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलेगा। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूं पर्यावरण परिस्थिति यानी कि एनवायरनमेंट। आज का टॉपिक है आपका पर्यावरण परिस्थिति। ठीक है, पर्यावरण परिस्थिति की अगर हम बात करें तो पर्यावरण परिस्थिति के तहत हम पढ़ेंगे पर्यावरण परिस्थिति यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखिएगा साथियों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र पहले में प्रारंभिक परीक्षा के अंदर क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में यानी कि फर्स्ट पेपर में आपका क्या होगा, यानी कि ये पेपर है आपका प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है उसके अंदर आपका एनवायरनमेंट का टॉपिक दे रखा है। स्पष्ट मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, पिछली क्लासों में मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स का पहला पेपर, ठीक है, उसके बाद में जीएस पेपर 3 के अंदर भी इसका योगदान है, मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था कल की क्लास में। ठीक है, अगर आपने कल की क्लास बहुत ध्यान से देखी होगी तो आपके बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस में, यानी कि दोनों में इसका योगदान है। क्या है, दोनों में इस टॉपिक का योगदान है, यानी कि एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है इसका बहुत ज्यादा योगदान है। साथ में आपका इंटरव्यू से भी यहां से सवाल कई बार पूछे गए हैं, और हो सकता है अगर आपका एनवायरनमेंट या फिर आप उस राज्य से बिलोंग करते हो जहां पर एनवायरनमेंट पर बहुत सारी चीजें निर्धारित हो। समझ गए कहने का मतलब, अगर आप ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहां पर एनवायरनमेंट की जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहती है अक्सर, है ना। जैसे मैं बिहार राज्य की बात करूं तो वहां पर क्या होता है, जैसे अभी 2020 में क्या हुआ, अधिक वर्षा होने के कारण वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों से आपके इंटरव्यू के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अन्य राज्य का विद्यार्थी को भी कहा जा सकता है कि आपको सबसे पहले, यानी कि आप आपदा प्रबंध जो सब्जेक्ट होता है, आपदा प्रबंध भी इसी के तहत कवर करेंगे। आपदा प्रबंध को मैं आपसे अलग से पढ़ाऊंगा। जिस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कई सवाल ऐसे बनते हैं कि आपको ये थिएटर दिया जाता है, जैसे बिहार थिएटर आपको दे दिया गया, उसमें इस प्रकार की आपदा आ गई तो आप किस प्रकार से इसको समेटेंगे। तो ये एनवायरनमेंट जो टॉपिक है ना, ये इसकी सुरक्षा और संप्रदाय यानी कि सब चीजों को क्लियर करता चलेगा। ये आपको बचाव के उपाय भी बताएगा, इसके साथ में आपने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करने के लिए भी आपको बताएगा। सब चीजें आपकी क्लियर करने वाला टॉपिक है एनवायरनमेंट, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अधिकतर एग्जाम में एनवायरनमेंट को बचाने की बात की जा रही है, और एनवायरनमेंट से प्रत्येक कहीं ना कहीं आपको सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में अगर सवाल बन रहे हैं तो समझ लीजिएगा एनवायरनमेंट से सवाल आएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो भी एनवायरनमेंट से सब्जेक्ट में जरूर आएगा, और कहीं पर अगर सामान्य पर्यावरण डाल दिया तो समझ लीजिएगा यहां से 100% से सवाल बनेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसमें से मैं कुछ टॉपिक आपको बात कर लेता हूं। जैसे प्रीलिम्स सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें आपको मेन टॉपिक क्या पढ़ने हैं, उसके बाद में तो बहुत विस्तार है इसका, विस्तार से सिलेबस तो आगे पढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा रूप जान लीजिए जो आप लोगों के अक्सर दिमाग में रहता है कि इतना सा सिलेबस इसको हम कवर कर लेंगे, वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं। बाकी अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है और कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। पहला टॉपिक है आपके जिसमें अपन को पढ़ना है पर्यावरण परिस्थिति। हम पहले जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की स्थिति क्या है ना, इसके बारे में जानेंगे।
पर्यावरण परिस्थिति पहला टॉपिक आपका प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस के अंदर दिया गया है, पर्यावरण परिस्थिति। दूसरा टॉपिक आपका दिया गया है जैव विभिन्नता। जैव विभिन्नता ये साइंस से भी रिलेटेड है। आपको ऐसा भी लगेगा एनवायरमेंट पढ़ते समय कि ये साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है शायद, है ना, लेकिन साइंस नहीं है, एनवायरमेंट में आता है सब कुछ, है ना। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिएगा पर्यावरण परिस्थिति यानी कि एनवायरमेंट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि जो साइंस होती है यानी कि विज्ञान इसको अलग अलग नामों से जानती है। जैसे भौतिक विज्ञान भी पर्यावरण को कहा जाता है, ठीक है ना। रासायनिक विज्ञान भी इसको नाम दे दिया जाता है ना। पर्यावरण रासायनिक विज्ञान भी इसको नाम दे दिया जाता है, कई नाम इसको देते हैं, भूगोल भी इसको अलग नाम देती है। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में इसका बहुत योगदान रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और राजनीति को छोड़कर प्रत्येक सब्जेक्ट में इसका बहुत योगदान रहा है, ठीक है। उसको जोड़कर पढ़ना है और यही सबसे बड़ी यूपीएससी एग्जाम की क्लियर करने का सबसे बड़ा फंडा यही है। किसी विद्यार्थी ने अगर यूपीएससी क्लियर की है तो उससे अगर आपकी वार्तालाप होती है तो उससे पूछिएगा। सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपको अगर सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया, किस सब्जेक्ट को किससे रिलेट करके पढ़ना है। और दूसरी बात, एक बात और है, अगर आप जितना एक टीचर से अगर जितना पढ़ सको ना उतना पढ़ने की कोशिश करना। कहने का मतलब अलग अलग टीचर से पढ़ने से एक नुकसान हो जाता है विद्यार्थी को, वो ये हो जाता है जैसे कोई टीचर आया आपको एनवायरमेंट पढ़ाने, दूसरा टीचर आपको भूगोल पढ़ाने आया, ठीक है, तीसरा टीचर आपको साइंस पढ़ाने आ गया, ठीक है, चौथा टीचर आपको जो मतलब इकोनॉमी पढ़ाने आ गया, तो वो देखिएगा इसमें एक डिफरेंस होता है, एक चीज यहां पर कवर नहीं हो पाती है और वही एग्जाम में विद्यार्थी के लिए नुकसानदायक होती है। अब मैं बता देता हूं क्या होती है। जैसे मैंने आपको एनवायरमेंट का टॉपिक पढ़ा दिया, दूसरा टीचर आकर आपको क्या पढ़ाएगा, भूगोल पढ़ा देगा। अब वो सोचेगा कि एनवायरमेंट टॉपिक में इसको क्लियर करा दिया गया होगा, इस टॉपिक को, जिस प्रकार से पर्यावरण परिस्थिति आ गई, है ना। इसके बाद में आगे देखेगा अगला टॉपिक है आपका, जैसे मैं आपको बताऊं मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन भी पढ़ना है इसी के तहत। अब मौसम परिवर्तन के तहत मैंने आपको भूगोल में कुछ पढ़ाया था, ठीक है, भूगोल में कुछ पढ़ाया था और आगे की क्लासों में आपको मैं भूगोल में पढ़ाऊंगा बहुत कुछ। तो देखिएगा मौसम परिवर्तन ये टॉपिक आपका भूगोल से भी रिलेटेड है, समझ में आ रही ना, भूगोल से भी रिलेटेड है। इसके बाद में ये इकोनॉमी से भी है, इकोनॉमी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, मौसम परिवर्तन का इफेक्ट पड़ता है। इसके बारे में आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको ना। इसके बाद में साइंस, साइंस की बात नहीं हुई है इस टॉपिक में, लेकिन अब एक चीज समझिएगा, अब जो टीचर आपको एनवायरमेंट पढ़ाने आया उसको ये पता थोड़ी ना है कि भूगोल में इसको कवर करवाया गया है कि नहीं करवाया गया, है ना, वो उसके हिसाब से पढ़ेगा। अब यहाँ पर मौसम परिवर्तन टॉपिक आ गया तो वो सोचेगा कि इसको एनवायरमेंट यानी कि ये भूगोल वाला सोचेगा कि एनवायरमेंट में कवर कर दिया जाएगा और एनवायरमेंट वाला सोचेगा कि इसको भूगोल में कवर कर दिया जाएगा और ये टॉपिक वहां से छूट जाता है और यही अक्सर विद्यार्थियों के लिए एग्जाम में घातक बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रहना चाहिए हमेशा। एक ही सलाह देता हूं, जितना पढ़ सको एक टीचर से पढ़िएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस एक टीचर पर, एक व्यक्ति पर अगर आप थोप देंगे तो उसको मजबूरन कराना पड़ेगा, पूरा कंटेक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने भूगोल में नहीं पढ़ाया तो एनवायरमेंट में पढ़ाना है और मैंने एनवायरमेंट में नहीं पढ़ाया तो मुझे इकोनॉमी में पढ़ाना है, लेकिन मुझे पढ़ाना है ये सब चीजें, ठीक है। तो देखिएगा समय लग जाएगा, लेकिन इससे आसान तरीका यूपीएससी क्लियर करने का कोई फंडा नहीं है। चाहे आप जितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाके तैयारी कीजिएगा, 2 साल 3 साल वहां पर पैसे व्यर्थ करके आइएगा, उसके बाद में घर की जमीन बिक चुकी होगी, घर का मकान बिक चुका होगा, उसके बावजूद एक गरीबी रेखा से, पहले आपका परिवार गरीबी रेखा में जी रहा था, आप भी उसी रेखा में जिएंगे और उसके बाद में विद्यार्थी एक अलग अलग कदम उठा लेते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे कदम ना उठाएं और आराम से एक सिलेबस को समझिएगा। सबसे पहला डायरेक्शन सिलेबस को समझिए आराम से, उसके बाद में उसको पढ़िए ध्यान से, उसके बाद में सब्जेक्ट जोड़िए कि अच्छा ये सब्जेक्ट ये टॉपिक यहां से है, ठीक है ना। देखिएगा मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे अभी हमारे बैच जो विद्यार्थी हमारा बैच ज्वाइन कर रखे हैं उन विद्यार्थियों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट में लिंक जोड़कर पढ़ाता हूं, वैसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर रखे हैं और जो विद्यार्थी यूट्यूब फेसबुक पर मुझे सुन रहे हैं, उन विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इस चीज का खास तौर ध्यान रखिएगा। जिस भी संस्था में आप पढ़ते हैं वहां पर इन टॉपिकों का बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जब भी आपका टीचर इस टॉपिक की बात करे या फिर एनवायरमेंट में इस टॉपिक की बात करे तो उससे कहिएगा सर इसका विस्तार से समझाइए, ये टॉपिक ज्योग्राफी में भी छूट गया और इकोनॉमी में भी छूट गया, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। इससे ज्यादा कोई भी अच्छी उपाय नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप सभी मुझे पता है किसान के बेटे हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं आप सभी की पीड़ा समझता हूं, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, बाकी फिर आपकी इच्छा, ठीक है। इस नए साल के अवसर पर इस नए साल में बहुत कुछ करना है आपको,
चलेगा। इसके बाद में क्या हुआ देखिएगा, मौसम परिवर्तन, और मौसम परिवर्तन के साथ में इसके सामान्य मुद्दे। सामान्य मुद्दों का मतलब जैसे तात्पर्य मैंने बताया था कि आपके 2020 के अंदर क्या हुआ, जैसे बिहार वाले क्षेत्र में क्या हो गई, यानी कि अधिक बरसात होने के कारण क्या हुआ, वहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया। जैसे कि आपका राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में इस बार बरसात ही नहीं हुई, क्या करें अब, है ना। तो इसके जो मुद्दे हैं ना, इनसे निपटने की भी कोई बात होगी तो इन पर भी चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। ये कहता है, इसके बाद में अगला टॉपिक ये बताता है कि विषयगत। विषयगत का मतलब समझिएगा, अब ये एक स्पष्ट टॉपिक दे रखा है, इसके बाद भी आप समझ में नहीं आए तो नहीं आए इस चीज को देखिएगा। विषयगत का मतलब होता है कि पर्यावरण से संबंधित जो भी विषय हैं, जैसे जो भी विषय का मतलब होता है कि आपके पर्यावरण से संबंधित अगर साइंस है तो साइंस को समझिए, इसके बाद में इकोनॉमी अगर है तो इकोनॉमी को समझिए, अगर जियोग्राफी है तो जियोग्राफी को आप समझिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये, इससे ये कहना चाह रहा है कि जितने भी सब्जेक्ट इससे रिलेटेड है उनको आप समझिएगा। विषयगत वस्तु में उसको रखा गया है, सब चीजों को समझना होगा आप लोगों को। स्पष्ट दिया है, प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में ही ये टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आराम से। प्रीलिम्स का जो भी नोटिफिकेशन आपने देखा हो वो देख लीजिएगा, अन्यथा मैं आप जो भी विद्यार्थी ज्वाइन कर रखे हैं बैच, उन विद्यार्थियों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनकी विशेषता, यानी कि विशेषज्ञों द्वारा जो विशेषताएं, विशेषज्ञों की, यानी कि विशेषज्ञों द्वारा जो भी मत दिया जाता है, समझ में आ रही ना बातें। विशेषज्ञों का मतलब है यहाँ पर करंट अफेयर्स जोड़ दिया जाना है। विशेषज्ञों का मतलब है पूर्व, यानी कि पहले जो जिस विशेषज्ञों ने दिया है, यानी कि जो वेता थे, यानी कि जो सीनियर व्यक्ति थे, है ना, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जो मत दिया है विशेषज्ञों ने, उसके बारे में अध्ययन करना है कि उसका मत क्या है। जैसे आज आप बात कर लेते हैं एक टॉपिक पर, जैसे ओजोन परत है, ओजोन परत पर क्या हो रहा है, इसमें छेद हो रहा है ना, तो छेद हो रहा है तो उस पर है ना विशेषज्ञों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां दी है, तो उसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज होती है, अब यहां पर एक चीज समझ लेना, यहां पर क्या होता है कि करंट अफेयर्स भी होती है, करंट अफेयर्स से संबंधित होगा। करंट अफेयर्स का मतलब होता है एनवायरमेंट में अधिकतर करंट अफेयर्स के जो तथ्य होते हैं उन पर बात होती है। मेंस एग्जाम में तो अधिकतर करंट अफेयर्स में तथ्य ही पूछता है वो, है ना, जो कि करंट अफेयर्स का होना चाहिए। तथ्य पूछता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। एनवायरमेंट से तथ्य पूछेगा, टिप्पणियां पूछेगा, संदर्भ में पूछेगा, है ना, विषय वस्तुगत पूछेगा, है ना, उसके बाद में आपके विचार जानेगा, और उसके बाद में उसका विस्तार भी पूछ सकता है आपसे। इन 4-5 चीजों के अलावा कुछ नहीं पूछता। पहला संदर्भ हो गया, दूसरा विषयगत हो गया, ठीक है, उसके बाद में विशेषता हो गई, उससे बचने के उपाय हो सकते हैं, हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जो भी चीजें हैं एनवायरमेंट से संबंधित वो चीजें आपको इस चीज में क्लियर करना है। विशेषज्ञों के द्वारा जो संदर्भ में कहा जाता है उन बातों को ध्यान में रखना है। आप चिंता मत करिए, लास्ट महीने के लास्ट 30 तारीख को मैं करंट अफेयर्स तैयार कराता हूं, और उसमें मैं आपको सब चीजें बताऊंगा कि करंट अफेयर्स में इकोनॉमी से कौन सा टॉपिक आया, पर्यावरण एनवायरमेंट से कौन सा टॉपिक आ रहा है, और ये प्री में कहां इंपॉर्टेंट है, मेंस में कहां तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अगले टॉपिक पर बात करता हूं, सामान्य। अगले टॉपिक में इसने एक विवाद डाल दिया, उसमें सामान्य दे दिया भाई साहब ने। ये एक सामान्य ऐसा ही नहीं है, ये एक सामान्य शब्द बहुत गलत है। ये सामान्य शब्द जहां भी जिस भी सब्जेक्ट में आया है ना, आज तक विद्यार्थी को हमेशा परेशान करता आया है। और सामान्य का मतलब होता है सभी, सामान्य का मतलब सभी जानकारी होनी चाहिए। और ये सामान्य जो टॉपिक है, कहने का मतलब इन पर तो आपको रिसर्च करना ही है, इन पर तो आपको पढ़ना ही है। प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में यूपीएससी बोर्ड ये कहना चाह रहा है आपको कि आदेश जो बोर्ड है वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि पर्यावरण परिस्थिति तंत्र पढ़िएगा, इसके बाद में जैव विभिन्नता पढ़िएगा, मौसम पढ़िएगा, मौसम परिवर्तन पढ़िएगा, सामान्य मुद्दों पर चर्चा कीजिएगा, यानी कि विषयगत समझिएगा इसको। इसके बाद में विशेषज्ञों द्वारा जो भी आपको वार्तालाप बताई गई है उनकी टिप्पणियां उनके संदर्भ में पढ़िएगा। उसके बाद में आगे सामान्य डाल दिया भाई साहब ने। सामान्य का मतलब जो भी इनमें से छूट गया वो सब चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। आपको बताया गया ना सामान्य साइंस, अब सामान्य साइंस में आपको सब कुछ पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी सामान्य साइंस में क्या क्या पढ़ना है। अभी एनवायरमेंट की बात चल रही है तो इस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, यही सबसे बड़ा फंडा होता है हर एग्जाम क्लियर करने का। सबसे बड़ा फंडा की अगर बात करें तो यही होता है मेरे साथियों। पहले सिलेबस को प्रेम से समझिएगा, सिलेबस को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद में आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज की गारंटी मैं देता हूं आपको। आप कोई भी किताब पढ़िएगा, आप कोई भी पुस्तक पढ़िएगा, पहले उसके दिशा निर्देशांक जो दिए जाते हैं या फिर उसका जो सिलेबस दिया जाता है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी पढ़ने की रुचि आगे जगेगी। तो यही है यूपीएससी का सिलेबस, यही है। इसका सही डायरेक्शन में अगर चलोगे तभी आप, मैं तो ये कहता हूं कई विद्यार्थी कहते हैं सर डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक बार सिलेबस को समझिएगा, उसके बाद में कभी जिंदगी में डिमोटिवेट होने का नाम नहीं लेंगे। आप 3 साल भी तैयारी करेंगे तब भी नाम नहीं लेंगे,
ठीक है ना, चलिएगा। इसके बाद में सामान्य बातें हो गई, ठीक है। अब देखिएगा प्रीलिम्स पेपर की बात हो गई है, एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिए। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछेगा, पर्यावरण परिस्थिति पूछेगा, इन्वायरमेंट का सामान्य परिचय पूछेगा भाई साहब, ध्यान रखना इस चीज का। इसके बाद में जैव विभिन्नता पूछेगा, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है, यानी कि भूमि, मिट्टियां, सब कुछ इसमें आने वाली है। आपको भूगोल में भी आपको मिट्टियां वगैरह वगैरह पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जैव विभिन्नता के अंदर एक अलग टॉपिक होता है, इसमें आपको सब कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है। एक किसान का बेटे हो आप, किसान के पुत्र हो, आपको सब कुछ चीजें आपको आती है पहले ऑलरेडी, लेकिन उसको साइंस में क्या कहा जाता है वो चीजें नहीं आती, और उस चीजों को हम इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में मौसम परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ता है, मेंस में सवाल बनता है, यहां से सामान्य मुद्दों की बात करेंगे, है ना। उसके बाद में विषयगत, यानी कि सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं उसको पढ़िएगा। उसके बाद में विशेषज्ञों द्वारा जितने भी आपको टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में पढ़िएगा। इसके बाद में आपको सामान्य एनवायरनमेंट के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए, इसके बारे में भी अपन को पढ़ना है, ठीक है। यह हो गई प्रीलिम्स की बात। अब पढ़ेंगे मेंस का सिलेबस। अब मेंस में क्या कहेगा, अब देखिएगा मेंस के बारे में, देखिएगा साथियों मेंस में क्या कह रहा है ये। मेंस में ये बता रहा है, पहला टॉपिक इसने दे दिया जैव विभिन्नता। जैव विभिन्नता पर अच्छे से रिसर्च कीजिएगा। किस पर, जैव विभिन्नता पर। जैव विभिन्नता पर अच्छे से रिसर्च करिएगा। कहने का मतलब जैव विभिन्नता में आपके मिट्टियां आती है, इसमें फसलें आती है, इसमें आपके जंतु आते हैं, जीव जंतु आते हैं, यानी कि धरती पर जितने भी जीव जंतु है वो सब इसी में कवर हो जाएंगे आपके। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। कहने का मतलब ऐसा लगेगा कि साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस नहीं है मेरे साथियों, ये इन्वायरमेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक बता रहा है ये, जिसको समझिएगा, ये पर्यावरण के बारे में बता रहा है कि पर्यावरण के बारे में पढ़िएगा विस्तार से, ठीक है। ये निबंधात्मक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी निबंधात्मक नहीं, GS3 की बात कर रहा हूं। GS3 में इस प्रकार का टॉपिक आएंगे, है ना। और निबंधात्मक पेपर में भी हो सकता है आपको अगर कोई करंट मुद्दा या फिर इस प्रकार का कोई टॉपिक आ जाए तो निबंधात्मक में भी आपको डाल सकता है वो, समझ गए, देखिएगा। इसके बाद में क्या हुआ, सुरक्षा को लेकर टॉपिक डाला गया है कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, आपके तहत आपके दिमाग में क्या प्लान है, इस सब चीजों के बारे में आपको बताना है। और ये सर्वे, एक चीज और बता देता हूं मैं यहीं पे, ऐसे एनवायरनमेंट का जो ये टॉपिक है सुरक्षा वाला, ये टॉपिक यहीं पर नहीं पढ़ना है, लाल बहादुर शाह एकेडमी में भी आपका जाकर इस पर रिसर्च करना होता है, वहां पर आपको सब संसाधन दिए जाते हैं। उसके बाद में आप एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, उस पर वार्तालाप होती है, उस पर बहस होती है, उस पर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, उस पर आपको काम करना होता है। ये चीज यहाँ के लिए नहीं है, ये चीज वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जितनी सामान्य और जितनी समझ आप रख सकते हैं उतनी पढ़ना। मैं तो ये कहता हूं जितना मैं दे सकूं ना उतना लेने की कोशिश करना, और भी ज्यादा लेने की कोशिश करो मेरे से, ठीक है ना। जितना मैं देना चाह रहा हूं इससे भी ज्यादा लेने की कोशिश करो। आप लोग डिमोटिवेट मत हो, आप लोग है ना, मतलब एक तरीके से एनर्जी से भरपूर रहो हमेशा के लिए। ऐसे लगना चाहिए कि जब भी मैं क्लास दूं तो ऐसा लगे कि यार वास्तव में विद्यार्थियों को पढ़ने की इच्छा है ना। यानी कि आपके कमेंट वगैरह वगैरह मुझे ऐसे मिलने चाहिए, आपके क्वेश्चन ऐसे मिलने चाहिए मुझे, कि मुझे मजबूर होकर आपको वो चीजें देनी पड़े जो मतलब मैं देना नहीं चाह रहा, उसके बावजूद भी आपको देना पड़े, इतनी विस्तार से आपको नॉलेज दे सकूं मैं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा सुरक्षा हो गई। इसके बाद में आपदा प्रबंध डाल दिया इसने, एक आपदा प्रबंध आप लोगों ने कई समय से आपने पढ़ा होगा, ये आपदा प्रबंध का टॉपिक। आपदा प्रबंध का मुख्य रूप से जिन विद्यार्थियों ने 2010 के बाद में, अगर 2010 के बाद में शायद आप लोगों ने जिस प्रकार से 2010 के बाद में अगर आपने जैसे 7th 8th 9th 10th क्लास पढ़ी होगी, 7वीं और 8वीं और 9वीं और 10वीं क्लास अगर इसके बाद में पढ़ी होगी, तो आप विद्यार्थियों ने, यानी कि आप सभी ने एक किताब पढ़ी होगी अलग से, जिसका नाम आता था आपदा प्रबंध। और आपदा प्रबंध एक किताब आती थी, और वही किताब क्या करती थी, वो एनसीईआरटी की बुक आती है, और वो बुक जो है उस पर अलग अलग राज्यों का रिसर्च होता है, जो विभिन्नताओं पर, कई टॉपिकों, कई मुद्दों पर उस पर बात चलती है। और वो सब्जेक्ट जो था उसको आप उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके यूपीएससी में बहुत काम आएगा, है ना। चिंता मत करिए, इसको मैं आपसे बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपदा प्रबंध एक ऐसा टॉपिक है, इसको बहुत आसानी से आपको मैं समझा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र दिया है भाई साहब ने, पारिस्थितिक तंत्र दे दिया इसने कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का बारे में आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, यानी कि सामान्य जो वातावरण है उसको परिस्थिति किस प्रकार की है उस संदर्भ में आपको बात करना है। जैसे आपको हिमालय पर्वत क्यों पिघल रहा है, उसका ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है, समुद्री यानी कि पानी का बहाव ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, भूमि यानी कि भू घट क्यों रहा है, क्योंकि वो समुद्री पानी यानी कि समुद्र का विस्तार होता जा रहा है, इसलिए भू
जो भूमि है यानी कि लैंड वाला जो भाग है वो घटता जा रहा है। यानी कि इन सब चीजों पर हमें चर्चा करनी है, जिस प्रकार से वायु प्रदूषण कितना चल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का कितना उत्सर्जन हो रहा है, कितने जन यानी कि कितने वन सुरक्षित हैं, कितने वन सुरक्षित नहीं है, मानव द्वारा कितनी हानि पहुंचाई गई है, मानव द्वारा कितना लाभ प्राप्त हुआ है किसी चीज से, और वर्तमान समय में मानव किस चीज का कितना उपयोग कर रहा है, उसके कारण उसको कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है ना। प्रॉफिट एंड हानि दोनों के बारे में हमको बात करनी है, लॉस और प्रॉफिट दोनों के बारे में चर्चा करनी है, वो आपके पारिस्थितिक तंत्र के तहत पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा। इसके साथ में ये 5 टॉपिक दिया है। उसके बाद में उसने सामान्य पर्यावरण में, जिसको आपको सामान्य पर्यावरण मैंने पहले भी कहा था कि जहां पर सामान्य आ गया यानी कि सामान्य जानकारी जहां पर आ गई, समझ लीजिएगा गया काम से, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सामान्य जहां पर आ गया समझ गए काम से, यानी कि सब चीजें इसमें पढ़नी ही पड़ेगी अपन को। ठीक है, तो इसमें ये 6 टॉपिक दिए गए हैं, पर्यावरण सुरक्षा है ना, आपदा प्रबंध, पारिस्थितिक तंत्र और सामान्य जैव विभिन्नता। इन चीजों पर बहुत गहराई से हमें पढ़ना है। अगली क्लास में मैं आपको विस्तार से सिलेबस समझाऊंगा, कितने टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें शायद 27 या 28 टॉपिक आपको पढ़ने, 27 या 28 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब देख लीजिएगा, प्री आपको यानी कि मेंस में बिठा देगा और ये 250 नंबर यहां से होंगे, तो 250 नंबर में से उम्मीद करके चलिएगा 200 नंबर के नहीं तो शायद आपके 170 नंबर के क्वेश्चन इसी एनवायरनमेंट से पूछेगा, और 170 नंबर में से अगर आप यहां पर 100 नंबर भी अगर कवर कर पाते हैं तो मेरी गारंटी के साथ कह सकता हूं एक बहुत अच्छी रैंक निर्धारित कर देंगे आप लोग। अरे इसमें से 100 तो छोड़िएगा, मैं तो ये चाहता हूं कि अगर आप इसमें से 70 या 80% भी नंबर अगर ले आएंगे ना, तो आपको मैं बहुत बड़ी रैंक यानी कि बहुत बड़ी रैंक हासिल हो जाएगी आपको यूपीएससी के एग्जाम में। यानी कि आपकी रैंक उन विद्यार्थियों में आने वाली है 1 से लेकर 20 वाली जो रैंक आती है, आईएएस अधिकारी जो बनते हैं 26वीं जो रैंक आती है, 27वीं जो रैंक आती है, उनमें आपका नाम आने वाला है, अगर आप यहां से इतना भी कवर करते चलेंगे तो। ठीक है, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, प्रीलिम्स में तो आप अगर सामान्य से पास होने के नंबर भी अगर ले आएंगे, जैसे अगर यहां से 20 क्वेश्चन भी आ गए और 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं, इतने टॉपिक 27 टॉपिक पढ़ाने के बाद भी अगर आप 15 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, तो कहीं पर जाकर समझ जाना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, इस और इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, इतने गहराई से कवर कराऊंगा कि सवाल तो आउट आएगा नहीं। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं अगर सवाल इससे आउट आएगा ना, तो वो आपकी माइंड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी सिलेबस में से कोई चीज नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात, जितने भी पुराने पेपर्स में जो पैटर्न दिया गया है उसमें से कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, बुक्स में जो भी चीजें दी गई है कोई चीज नहीं आपको मैं छोड़ूंगा, इसी बोर्ड पर इसी चीज पर आपको कवर करवा दूंगा सब चीजें। बस आप लोगों को समझने का फेर है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस चीज को क्लियर करने का आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इतना कहता हूं, कोई भी विद्यार्थी को किसी भी वक्त अगर कोई दिक्कत आती है, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे कॉल कीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, मैं इस चीज को लेकर परेशान हूं। मैं आपकी हर समस्या में और आपके हर दुख सुख में मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी।